यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सर इंपॉर्टेंट ऐसा क्यों? इसके अंदर आप क्या करवाने वाले हो? इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, जो हमारा इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के अंदर। तो उसके अंदर आने वाले वो ट्रिकी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जाते हैं डेरिवेशंस के बेस पर, जिसके अंदर मैथमेटिक्स का टॉपिक, कैलकुलस और ये सब लगता है। और जो बच्चे हमेशा छोड़ के आते हैं और जो हमारे जो प्यारे बच्चों के क्वेश्चन हमेशा गलत ही होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम इसको लेके चलने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो कॉस्ट फंक्शन हो गया, रेवेन्यू फंक्शन हो गया, डिमांड फंक्शन हो गया, सप्लाई फंक्शन हो गया, उनके इक्वेशंस के थ्रू कैसे कंप्यूटेशन की जाती है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो के अंदर तो आज वाली क्लास के अंदर तो जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने लगभग कोई 40-50 क्वेश्चंस जो है मैंने सिलेक्ट किए हैं। वो 40-50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। उसमें पूरी इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स को मैंने उसमें कवर करने की कोशिश करी है। बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सारे उसके अंदर डाले हैं। ओके, हाँ जी सर। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा इवनिंग के अंदर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो। ओके, हाँ जी। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, हाँ जी। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसके, अगर हम बात करते हैं सर हमारे आज की क्लास में क्या करें, तो इकोनॉमिक के हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करता हूं। पहले बेसिकली आपने मैथ, अगर +1 +2 के अंदर अगर आपके पास मैथ्स था तो आपने वहां पे जो है वो पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर आपने पढ़ा हो तो। और अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं, ठीक है। जितना बेसिक हमारे लिए जरूरी है वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। आपने पढ़ रखा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर पढ़ रखा है तो जो आपने पढ़ रखा उसको भूल जाइएगा, जिस तरीके से मैं करवाऊंगा उसी तरीके से बस आप याद कीजिएगा। ओके, हाँ जी। आओ एक बार देखते हैं। ये देखो कुछ ना ऐसा, ये एक सिचुएशन है, आपको ना एमसी निकालना है। मान लो एमसी क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको एमसी कंप्यूट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, एमसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा एन, या इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या? टीसी डेल्टा टीसी n-1, ऐसा करके हम निकालते हैं ना, टीसी n-1 ऐसा करके हम लोग जो निकालते हैं। तो अगर मैं एक नॉर्मल सी इसकी बात करता हूं, ये हमारा फॉर्मूला है एमसी का, डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, ये हमारा फॉर्मूला डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। इस तरीके से हम लोग जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं। अब ये क्या है? ये डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये क्या बताएगा? बेसिकली चेंज बताएगा। तो ये जो है मार्जिनल, ये क्या हम निकाल रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मार्जिनल। मार्जिनल हमेशा डेरिवेटिव होता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्जिनल जो है वो हमेशा क्या होता है? डेरिवेटिव। क्या होता है वो? डेरिवेटिव होता है किसका? टोटल का। मतलब ये जो मार्जिनल है ये हमेशा डेरिवेटिव फंक्शन रहेगा किसका? टोटल का। जो टोटल होता है, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, चाहे टोटल रेवेन्यू हो, चाहे टोटल प्रोडक्शन हो, मार्जिनल जो है वो हमेशा क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन है, या टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। जो मार्जिनल है, एमआर है, चाहे एमसी है, चाहे एमपी है, चाहे एमयू है, ये जो मार्जिनल होता है, ये मार्जिनल हमेशा जो है वो क्या होता है? वो डेरिवेटिव होता है। मार्जिनल हमेशा क्या होता है? डेरिवेटिव होता है किसका? टोटल का। कि ये जो आपका टोटल है ना, इस टोटल का जो डेरिवेटिव है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? हमेशा मार्जिनल, ठीक है। या तो आपको फॉर्मूला, या तो आपको ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप कंप्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको जो है वो सारा डेटा अवेलेबल है तो आप निकाल सकते हो। बट डेटा अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे? अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो है वो सहारा लेते हैं किसका? डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जिनको जनरली हम यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है? देखो मैंने लिखा यहाँ पे कि मार्जिनल, अभी कुछ बातें माइंड में सेट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। तो लिखा मैंने यहाँ क्या कि मार्जिनल हमेशा जो है वो किसका होगा? डेरिवेटिव होता है किसका? टोटल का। ओके, इसके लिए मैथ्स के डिफरेंशिएशन कैलकुलस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखाता हूं एक बार कैसे है। जैसे आपको ना एक इक्वेशन दी है, ये देखो ये एक इक्वेशन है और इक्वेशन ये है, एक बात लिखी गई 300 प्लस 20 क्यू प्लस में 5 क्यू स्क्वायर, इसका जो है वो डिफरेंशिएशन करना है। पहले मैंने आंसर लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये है सीधा 0 प्लस 20 प्लस में 10 क्यू, ये आएगा आंसर। लेकिन ये कैसे आएगा अब मैं कंप्यूट करके बताता हूं आपको। ये आपको दिया गया है, आपको एक इक्वेशन जो है वो मेंशन की गई है, वो है 300 प्लस 20 क्यू प्लस में 5 क्यू स्क्वायर। अब इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ये मान लो ये
टीआर फंक्शन है और आपको जो है वो एमआर फंक्शन निकालना है, तो आपको टीआर का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं, डेरिवेशन के कुछ रूल्स हैं, डेरिवेशन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है बेसिकली, वो दो आपको ध्यान में अगर समझ में आ गई तो फिर कुछ भी नहीं, और वो इतनी सिंपल है। अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आप फिर ये समझोगे कि यार प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो रहे थे, इतने सिंपल थे, हमसे क्यों नहीं हुए, क्योंकि उसके अंदर बस दो प्रॉपर्टी है वो लगानी है। अब ये कैसे है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप ध्यान से समझना। देखो जैसे आपके यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ है 300, एक तो 300 है, फिर ये 20 क्यू है, ठीक है। ये जो 300 है या 20 है या ये 5 है, इनको क्या बोलते हैं, ये 300 है या 20 है या 5 है, बट कोई भी एक नंबर जो न्यूमेरिक नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। और ये जो क्यू लिखा हुआ है या वाई लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो कोई भी जो न्यूमेरिक नंबर आपको इक्वेशन के अंदर देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कांस्टेंट। और ये जो क्यू होता है इसको जनरली बोलते हैं आप लोग क्या, वेरिएबल। ओके, हाँ जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप अब आपको डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव देखो, इस इक्वेशन को अगर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो इसके अंदर आपके दोनों चीजें, इसके अंदर आपके जो है कुछ कांस्टेंट भी हैं और इसके अंदर आपके कुछ वेरिएबल भी हैं। जब हम डेरिवेटिव करेंगे, अब ध्यान से सुनना, जब कांस्टेंट का ये 300 है या 20 है या 5 है, अगर इनका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 आता है। इनकी डेरिवेशन करके इनकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, हमेशा 0। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा क्या आएगी, आपकी 0। दैट इज अकेला कोई नंबर है, लाइक 2 है, 20 है, 200 है, 2000 है, 5000 है, कुछ भी, वट कुछ भी, तो इसका जो डेरिवेशन करेंगे तो इसका डेरिवेशन करके जो इसका वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0। मैं दोबारा बोलता हूं आपको, जो आपके कांस्टेंट होते हैं उनका जो आप डेरिवेटिव करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, 0। ओके सर, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का क्या होगा, तो वेरिएबल के 3 केस मैंने बना के दिए आप, बहुत सिंपल। वेरिएबल में क्या होता है, ध्यान से सुनना, अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया, लाइक मान लो आपको एक नंबर दिया 2 और उसके साथ एक वेरिएबल दे दिया, मान लीजिए आपको वेरिएबल दे दिया x। अब क्या है, अगर कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर है, मान लो इसकी पावर है स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, तो कांस्टेंट से, तो वो जो पावर है उस पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका, ये जो क्या है आपकी, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये जो इसकी पावर है, इस पावर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। अब x, और फिर क्या करना है, और पावर में से 1 जो है वो क्या करो, रिड्यूस करो। अब x की पावर पहले 2 थी, माइनस में 1 करूंगा, तो अब ये क्या बनेगा, ये 4, और 2 में से 1 गया तो क्या, ओनली 1, तो 4, ये आपका ये आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा। इसका ये डेरिवेशन हो गया। अब ये बेसिकली क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कांस्टेंट के साथ आपको क्या दिया, वेरिएबल दिया, अगर आपको कांस्टेंट के साथ में जो है वो क्या दिया है, वेरिएबल दिया है, ठीक है, तो करना क्या है, तो जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, कांस्टेंट के साथ में। जो भी वेरिएबल है, ये मान लो x वेरिएबल था, इसकी पावर थी 2, तो इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट के साथ में। ओके, और जो पावर है उसको 1 से जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस, और x की पावर पहले 2 थी उसको माइनस कर देंगे क्या, 1, तो ये 4x जो है ये आपकी डेरिवेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये मार्जिनल वैल्यू है। अगर मान लो आपको एग्जाम के अंदर जो है वो कंप्लीट डेटा ना दिया जाए तो आप टोटल को मार्जिनल बेसिस पे कैसे लेके आएंगे, विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेशन। अब इसको समझाने के लिए मैंने इसके कुछ एग्जांपल लिए, हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसा बोलता है कि मान लो ये एक एग्जांपल है 20 क्यू स्क्वायर। अब 20 क्यू स्क्वायर को अगर आपको कंप्यूट करना है तो आप कैसे करोगे, अब देखो ये 2 जो है ये पावर है, ये इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी, ये आ गया 2 इंटू में 20, हाँ जी। अब ये क्यू की पावर क्या थी 2, और 2 में से क्या हो जाएगा 1, तो डिग्री जो भी होती है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहां पे आ गया जी आपका क्या, 2 इंटू में 20 क्या आ गया 40, और ये क्यू की पावर 1 बोले तो क्यू। लो जी, अब अगर 20 क्यू को कंप्यूट करना पड़े तो कैसे करोगे, ये देखो कुछ भी ना बोले तो पावर क्या होती है 1, हाँ जी। अब ये 1 जो है ये वाला ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी, 20 इंटू 1 हो गया, और क्यू में से 1 माइनस में 1, तो जब किसी की पावर जो है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, जब किसी की भी पावर जो है वो क्या हो जाए 0, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1, तो क्या होगा 20 इंटू में 1, और ये क्यू की पावर 1 माइनस 0, तो मतलब क्यू की पावर 0 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 20 इंटू में 1 आंसर क्या आएगा 20। ओके, हाँ जी। अब अगर कभी ऐसा हो कि मान लो ओनली क्यू दिया, इसकी वैल्यू कंप्यूट करनी है तो कैसे करोगे, क्यू अगर कुछ भी ना बोले तो वैल्यू क्या 1 ये आगे आ जाएगा, आ गया जी, तो क्या आ गया 1,
और क्यू की पावर 1 माइनस में 1 तो क्या हो गया 0। किसी पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 इंटू में 1 तो आंसर क्या आएगा 1। मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या कि अगर पावर जो है वो क्या हो 0 हो जाए, अगर पावर क्या हो जाए 0 हो जाए तो वैल्यू जो है वो क्या होती है 1 हो जाती है। अगर पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ओके हाँ जी, अब कुछ और एग्जांपल मैंने लेके चला, देखो एक बार, देखो 50 प्लस 2q प्लस 9q स्क्वायर, अब इसको कंप्यूट करना है। अब 50 जो कि क्या है कांस्टेंट है तो इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 2q इसको कंप्यूट करना है तो क्या करोगे 2q, क्योंकि अगर कुछ ना बोले तो पावर क्या 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है जी। अब क्यों 1 था माइनस में 1 तो क्या पावर क्या हो जाएगी 0, किसी पावर अगर 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 इंटू में 1, आंसर क्या आएगा 2। फिर 9q स्क्वायर, इसको इसका क्या आएगा, ये 9 इंटू में 2 हो जाएगा 18, हाँ जी, और 2 माइनस 1 तो क्या क्यू की पावर 1 बोल तो क्यू, तो ये क्या आएगा 18 क्यू। फिर नीचे रखा है, अब ये ध्यान से समझना 50 प्लस क्यू प्लस 2q स्क्वायर प्लस में 3q क्यूब। अब ये कैसे कंप्यूट करोगे 500 जो है वो क्या है कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। खाली क्यू है, क्यू अगर कुछ ना बोलते पावर क्या होती है 1, तो अब क्या होगा ये 1 यहाँ आ जाएगा -1, तो किसी पावर अगर क्या हो जाए 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू 1, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। फिर 2q स्क्वायर, अब इसको कैसे कंप्यूट करोगे, ये 2q स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2, ठीक है, और क्यू 2 माइनस में 1 तो ये 4q क्या आ जाएगा 4q। और ये 3 9 क्यूब निकालना हो तो कैसे, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 9, और क्यू की पावर 3 माइनस 1 तो बोल तो 2, तो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर। ओके हाँ जी, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। ओके हाँ जी, अब चलो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आता है हमारा डेरिवेटिव के बेस पर वो है ये देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या बोलता है, द शॉर्ट रन कॉस्ट, आपको शॉर्ट रन का कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, द शॉर्ट रन का जो आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है ऑफ ए किसका फॉर्म का इज एस फॉलो, वो आपको ये बता रखा है। तो यहां बता रखा है टीसी, आपका टीसी का वैल्यू बता रखा है कितना कि 200, टोटल कॉस्ट जो है वो 200 प्लस 5q प्लस में 2q स्क्वायर, जबकि टीसी जो है वो दे रखी है आपको क्या, टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट, आपको इसके बेस पे बताना है कि ऑप्टिमम आउटपुट जो है वो क्या होगा। अगर मैं बात करता हूं किसका ऑप्टिमम आउटपुट का, तो ऑप्टिमम आउटपुट की कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है सर, ऑप्टिमम आउटपुट वहां होता है जहां पे एसी और एमसी दोनों क्या होते हैं बराबर। ऑप्टिमम आउटपुट की सिचुएशन है, कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होती है जहां पे एसी और एमसी दोनों क्या होते हैं बराबर, तो वहां पे क्या होता है ऑप्टिमम आउटपुट। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या आपको दिया हुआ ओनली टीसी, आपको एसी दिया हुआ है क्या, नो सर। आपको एमसी दिया हुआ है क्या, नो सर। अगर एसी और एमसी दिया होता तो मैं उसको इक्वेट करता, मेरा आंसर आता, लेकिन यहां पे नहीं दिया हुआ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। अब कैसे, ध्यान से समझना। ये देखो वर्किंग नोट मैंने किया, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, एसी का फॉर्मूला होता है सर टीसी अपॉन में क्यू। टीसी तो आपको दिया हुआ है, ये आपको टीसी है, ये आपका टीसी दे रखा है, हाँ जी, इसको लिख लो एज इट इज टीसी अपॉन में क्यू। अब मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो सोल्व किया, तो इसको डिवाइड बाय क्यू करूंगा तो कैसे 200 अपॉन में क्यू, 5q अपॉन में क्यू करूंगा तो ये क्यू से क्यू कट गया, और 2q स्क्वायर अपॉन में क्यू करूंगा तो ये 2q आ गया। ये लो जी, ये तो मेरा आ गया क्या एसी, लेकिन एमसी नहीं दिया हुआ। अब एमसी का फॉर्मूला क्या है, एमसी का फॉर्मूला वैसे तो डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, लेकिन अगर मान लो आपको चेंज ना दिया हो तो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे, 200 प्लस में 5q प्लस में 2q उसका, अब इसका जो है वो डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे करेंगे, लो जी, ये 200 ये तो खाली है तो ये क्या आ गया 0, ये क्या है 5q, तो ये इधर वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इधर क्यू जिसकी पावर जो है वो क्या, अगर मान लीजिए ये आपका ये 1 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है जी। आ गया क्या 5 हो गया, ठीक है जी। अब 2q स्क्वायर तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या है 4, और ये 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्यू ये खाली क्यू, तो ये आपका निकाल दिया 5 प्लस में 4q। दोबारा समझिएगा, आपको जो है वो MC की वैल्यू नहीं गिवन है तो आपने MC को पहले क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो MC को डिराइव कैसे करेंगे, MC को डिराइव करना पड़ेगा TC से, तो TC का पहले डेरिवेशन कर दिया मैंने, ये TC था, इसको डिराइव करके ये मेरा वैल्यू आ गया TC का। AC मेरा मैंने कंप्यूट कर लिया, TC मेरा आ गया, दोनों को इक्वेट करो, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब ये मेरा क्या आ गया MC। अब यहां पे देखो, ये देखो, ये मेरा TC ये है, ये मेरा फॉर्मूला होता है कि लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट कहां पे आता है, जहां पे आपका AC और MC दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मैंने ये था मेरा क्या AC, ये था मेरा क्या MC, दोनों को मैंने इक्वेट किया तो मेरी वैल्यू आ गई कितनी 10। तो मेरा यहां पे ऑप्टिमम आउटपुट जो है वो क्या आएगा 10 आएगा। आंसर क्या आ गया 10।
बहुत सिंपल है, अगर समझेंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो आपको अब इन ऐसे क्वेश्चंस में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी के आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई कंडीशन कौन सी है, तो व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन कौन सी होती है, जहां पे आपका एसी और जहां पे आपका एमसी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, अब एसी एमसी अगर बराबर होंगे तो उसके हिसाब से हमने निकाल लिया। तो अपने को पहले पता होना चाहिए एसी क्या है और एमसी क्या है। तो मैंने यहाँ पे एसी कंप्यूट किया, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन में क्यू, लो जी निकाल लिया। एमसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। लेकिन मेरे को अगर ये नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। अब इसका डेरिवेटिव के लिए मैंने कर लिया सीधा, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, 200 प्लस में 5 प्लस में 2 क्यू की पावर 2 माइनस 1 है, तो इसको मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव कंप्यूट कर लिया। ओके हाँ जी सर, चलो आगे करते हैं। लो जी आइए, अब बोलता है अगला क्वेश्चन, द लीस्ट कोस्ट। अब ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बोलता है द लीस्ट कोस्ट और द ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन किसका, लेबर का और कैपिटल का, वो क्या है। इट रिक्वायर्ड दैट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो जो होता है टू इनपुट का शुड बी इक्वल टू देयर प्राइस। अब आपको ये बताना है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, फिर ये आपको नीचे एक स्टेटमेंट नंबर 2 दे रखी है और आपको इसके बेस पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या बोलता है सर, पहली स्टेटमेंट बोलता है द लीस्ट कॉस्ट या ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन या लीस्ट कॉस्ट, जहां पे आपकी कॉस्ट जो है वो आउटपुट की सबसे क्या आती है, कम आती है। तो बोलता है वो क्या है, द लीस्ट कॉस्ट और द ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन जो है किसका, लेबर का और कैपिटल का। इट रिक्वायर्ड दैट कि एमआर जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है ऑफ द टू इनपुट शुड बी इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा टू देयर प्राइस रेशियो के। तो ये एक स्टेटमेंट दिया, क्या ये ऐसा होता है क्या, बोलो बोलो। अगर मान लो हम इसको निकालते हैं लीस्ट कॉस्ट ऑप्टिमम, तो इसकी जो इक्वेशन होती है, और इक्वेशन ये होती है इसकी क्या, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिव ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्राइस अपॉन में प्राइस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपने पढ़ा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच जो है जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग जो वो ये इक्वेशन लेके चलते हैं। वैसे ओरिजिनल इक्वेशन ये होती है अपना, ये होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए इनपुट अपॉन प्राइस ऑफ ए इनपुट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ बी इनपुट अपॉन प्राइस ऑफ बी इनपुट। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। क्या ये होता है क्या, हाँ जी सर ये होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो तो क्या है जी, आपकी करेक्ट है। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बोलता है कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है किसका, ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन का, लेबर एंड कैपिटल का। उसके लिए जरूरी क्या है कि एमआर प्रोडक्टिविटी जो है, एमआर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो जो है टू इनपुट का शुड बी इक्वल टू देयर प्राइस। हाँ जी सर ये होता है। दूसरी बोलते हैं इन ए हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन, एक हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन बताया गया, ठीक है, इन ए हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन, ये सेकंड स्टेटमेंट में इन ए हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्यू, ठीक है, क्यू आपको दिया हुआ है माइनस एल क्यू प्लस 15L स्क्वायर प्लस में 10L, वेयर क्यू जो है वो क्वांटिटी है, एल है नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट और मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी। तो इसके बेस पर बोल रहे हैं कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होगी ना लेबर की, वो ये होगी, वो ये होगी, जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की वो ये आएगी। तो आपको बताना है क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। देखो अब ये आपको दे रखा है, ये क्या है, टोटल क्वांटिटी दे रखी है और बोलता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर जो है वो ये आएगी, ठीक है। अब आपको इसके बेस पे बताना है कि अगर इसका मैं डेरिवेशन करता हूं तो क्या मेरा आंसर यही आएगा या नहीं आएगा। चलो हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे, ये देखो ये दे रखा है आपको माइनस एल क्यूब प्लस में 15L स्क्वायर प्लस में 10L, ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, अगर इसका मार्जिनल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आपका ये आ रहा है। कैसे, ये आपका आगे आ जाएगा माइनस एल क्यूब है तो ये क्या 3L और 3 माइनस 1 तो क्या आएगा 3L स्क्वायर प्लस में 15L क्यूब है तो ये आगे आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 2 माइनस 1 तो L आ जाएगा, प्लस में 10L है तो ये 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 1 तो वैल्यू क्या है, ये आपका 1 हो जाएगा, तो आंसर ये क्या आएगा 10 आएगा। तो ये हमारा ये आना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर इसको आप डेरिवेटिव अगर इसका आप डेरिवेशन करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, जबकि आपको दे के रखा है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस एल स्क्वायर प्लस 15L प्लस में 10, तो क्या ये सही है या गलत है। सर ये तो गलत है क्योंकि ये होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपके सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या है जी, गलत है। सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या है, रोंग है। फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है, रोंग है। तो अब ये बताइए इसके अंदर आपको क्या, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो आंसर क्या आएगा 3। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, अगला क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग आर द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। आपको जो है ये दे रखिए, एक है डिमांड इक्वेशन और एक है कौन सी आपकी सप्लाई इक्वेशन इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आपको ये दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है ये आपको एक सप्लाई डिमांड इक्वेशन और एक सप्लाई इक्वेशन है, ठीक है। अब बोलते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस क्या होगा। सर इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस कौन से थे, पहले ये बताओ। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस वो होता है जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर। इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कौन सा होता है सर, इक्विलिब्रियम प्राइस वो होता है जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों के दोनों क्या होती है, बराबर। क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करता है ये आपका क्या है, डिमांड कर, ये क्या है आपका सप्लाई कर। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ जी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आपको डिमांड और सप्लाई को बराबर करना पड़ेगा। हाँ जी, अब यहां पे आपको दे रखी है कि डिमांड सप्लाई, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पे आपको ये दे रखा है, ये आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है 40 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 40 माइनस में 0.4 QD, ठीक है। और सप्लाई फंक्शन दे रखा है ये कि QS P इज इक्वल टू 12 प्लस में 0.3 QS। तो आप इसको क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। इसको कंप्यूट जो आप कैसे करेंगे, ये देखो आपने ये कंप्यूट किया, ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, हाँ जी, QD निकालना है। तो QD जो है अब आप कैसे निकालेंगे, 0.4 QD इज इक्वल टू, अब ये है ना 40, अब यहां पे आ जाएगा, ये आपका ये इधर रह गया, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का है यहां पे और यहां के माइनस का हो जाएगा। तो 0.4 QD इज इक्वल टू 40 माइनस में P, ठीक है। तो आपने निकाल लिया QD इज इक्वल टू क्या, 40 माइनस P अपॉन में 0.4। तो एक तो ये आ गया। अब निकालो QS की ये इक्वेशन आपको दे रखी है क्या, P इज इक्वल टू 12 प्लस में 0.3 QS। तो इसको अब कैसे करेंगे, QS अगर यहीं रह गया तो P माइनस में 12 और ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नीचे आगे डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है जी, ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो कैसे करोगे, QD इज इक्वल टू QS करना है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है, तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस P अपॉन 0.4 इज इक्वल टू P माइनस 12 अपॉन में 0.3। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, ये 0.3 इंटू 40 क्या 12, P इंटू में 0.3 क्या 0.3P। अच्छा इधर ये करेंगे तो 0.4P और 12 इंटू में 4 करेंगे तो 4.8। अब इसको आपने यहाँ पे क्या किया, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 24। क्या आएगा, 24। तो आपका यहाँ पे जो निकल के आ रहा है P, यहां पे जो आपका P निकल के आया वो क्या आएगा, 24। तो आंसर क्या, ये पूरा इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस जो है वो क्या आएगा, 24। सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो आपको करना क्या, आपको सिंपल, आपको ये मालूम होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपका डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या होती है, बराबर। तो आपको यहां पे दे रखा है, तो आप इसमें एक चीज कॉमन है, वो क्या, प्राइस कॉमन है। तो इसके बेस पर डिमांड और सप्लाई निकाल लो। तो आपने निकाल लिया, ये आपने जो है वो कंप्यूट कर लिया। ये देखो, ये आपने डिमांड निकाल लिया और ये आपने सप्लाई निकाल लिया। अब डिमांड और सप्लाई को दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे आपका आंसर आ गया। कर लोगे, बोलो हाँ जी सर। चलो इसकी ये आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सारा मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो आप वहां से कर लीजिएगा। ओके चलो जी आगे। अब बोलता है द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन। एक आपको डिमांड फंक्शन दिया क्या, Q इज इक्वल टू 50 माइनस में 5P, ठीक है जी। अब बोलता है वेयर P डिनोट, P जो है वो डिनोट करता है क्या, क्वांटिटी इन द फिजिकल यूनिट्स, सॉरी Q जो है वो क्या है, क्वांटिटी इन फिजिकल यूनिट, और P जो है वो डिनोट करता है किसको, कमोडिटी को, प्राइस के, कमोडिटी के प्राइस को। P बोले तो प्राइस और Q बोले तो क्वांटिटी। एट प्राइस 5 रुपए पर बताना है द पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होगी। तो 5 रुपए पर आपकी जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या होगी, तो वो देखना पड़ेगा। तो देखो बोलता है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है अपना, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ जी। अब यहां पे देखो आपको क्या दे रखा है, आपको प्राइस दे रखा है क्या, 5 रुपए, प्राइस आपको 5 दे रखा है। क्यों आप निकाल सकते हो, क्वांटिटी कैसे निकलेगी, 50 माइनस में 5P। ये देखो ये प्राइस आपको 5 दे रखा है और क्वांटिटी कैसे, 50 माइनस में 5P। तो आपका ये क्या आ गया, 25। तो आपको प्राइस भी आ गया यहाँ पे और क्वांटिटी भी। मेरे को क्या चाहिए, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो P भी निकल गया, Q भी निकल गया, लेकिन ये रह गया मेरा, ये डेल्टा रह गया। अब ये डेल्टा अगर रह गया तो इसको आप जो है वो क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव के थ्रू जो है इसको आप निकालेंगे। ये देखो ये डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, ये देखो ये आपका है Q किसके बराबर है, 50 माइनस 5P। ये है, ये आपको Q दे रहे हैं ना क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी का जो है अगर आपको क्या निकालना पड़े, डेरिवेटिव निकालना पड़े, तो इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने। 50 इसका तो क्या 0 आएगा वैल्यू, ठीक है। 5P तो ये P यहाँ P की पावर 1 है तो ये इधर आ जाएगा और ये इंटू में 1
अब p की पावर क्या हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब p की पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू क्या होगी 1, तो 5 इंटू में 1 क्या 5, तो ये क्या आ गया माइनस का 5, तो डेरिवेटिव कर लिया तो मेरा ये स्लोप जो है वो क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। अब इस माइनस के 5 को यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू आपके पास है 5, q की वैल्यू आपके पास है 25 और ये हमने निकाल लिया और ये कितना आ गया माइनस का 5। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 आ गया आपका, माइनस का अपॉन 25, तो ये आपका कट गया तो आ गया क्या 1, माइनस का 1 आ गया और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आएगा 1, ईडी किसके बराबर आएगा 1 के। सिंपल, ये देखो ये दे रखा है ना आपको, ईडी जो है वो किसके इक्वल टू यूनिटी, आंसर क्या आएगा 2। कर लोगे? हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये थोड़ा सा खतरनाक वाला क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, पहले समझेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। बोलता है शॉर्ट टर्म डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है मोनोपोली फॉर्म का एज अंडर, मोनोपोली की बात हो रही है, ठीक है ना। डिमांड फंक्शन है, प्राइस है और आपका कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, मतलब आपको क्यू दे रखा है, पी दे रखा है और टीसी दे रखा है। क्यू का मतलब है टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पी का मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट और टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट। व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट किसका, मोनोपोली फर्म का, प्योर मोनोपोली फर्म। जो प्योर मोनोपोली फर्म होती है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसकी कंडीशन होती है क्या, एम आर इक्वल टू एम सी। जो आपकी प्योर मोनोपोली फॉर्म होती है उसकी एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है एम आर इक्वल टू एम सी। ओके, अब यहां देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है टीसी दे रखा है, क्या एमसी दे रखा है क्या, नहीं सर एमसी नहीं दिया हुआ, लेकिन एमसी निकल सकता है अगर मैं टीसी का क्या कर दूं डेरिवेशन कर दूं। अच्छा, और एमआर चाहिए, एमआर दिया हुआ है क्या, नहीं। आपको सर टीआर भी नहीं दे रखा, तो टीआर तो आप कंप्यूट कर सकते हो, टीआर आपका कंप्यूट हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे बताना है ये इसका जो ये है एम आर इक्वल टू एम सी, तो कैसे आप इसको कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो प्योर मोनोपोली फॉर्म जो है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है एम आर इक्वल टू एम सी। चलो हम देखते हैं एम आर इक्वल टू एम सी, तो अपने को कंप्यूट करना, सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे क्या एम आर। एम आर के लिए पहले निकालना पड़ेगा क्या टीआर, टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर का फॉर्मूला होता है क्या प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पे कितनी, ये देखो प्राइस क्या था, ये प्राइस था 500 माइनस में 5 क्यू, ये आ गया 500 माइनस में 5 क्यू, ये तो प्राइस है और इनटू में क्वांटिटी, इनटू में क्यू कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया 500 क्यू माइनस में 5 क्यू स्क्वायर। अब इसको अगर मैं क्या करूंगा डेरिवेशन करूंगा इसका, तो 500 क्यू का डेरिवेशन करके मेरा वैल्यू आएगा 500, क्योंकि ये क्यू है तो इसकी पावर क्या 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस में 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब क्यू की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या 1 हो जाएगी इसकी, ठीक है जी, ये हो गया जी आपका, ठीक है जी। और ये जो है वो क्या 5 क्यू स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 क्यू हो जाएगा। हाँ जी, ये तो आ गया जी मेरा क्या एम आर। अब एमसी कैसे निकलेगा, एमसी जो है वो टीसी का क्या करना पड़ेगा मुझे, टीसी का डेरिवेशन, टीसी मेरे को दे रखा है 50 प्लस में 20 क्यू प्लस में क्यू स्क्वायर। अब इसको डेरिवेट करो, डेरिवेशन करके क्या आएगा 50, ये तो क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या 0, फिर 20 क्यू है तो क्यू की वैल्यू खत्म और यहाँ क्या आ जाएगा 20, और ये क्यू स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा 2 क्यू, तो ये आ गया 20 प्लस में 2 क्यू, ठीक है। ये आ गया मेरा एम आर और ये आ गया मेरा एम सी, दोनों को इक्वेट कर दो, ये था मेरा एम आर, ये था मेरा MC, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया और मेरे यहाँ पे क्यू आएगा कितना 40। तो पूछा क्या गया था, पूछा ये गया था कि प्रॉफिट मैक्सिमेशन आउटपुट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 40 यूनिट्स का, कितने का 40 यूनिट्स का। तो बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एक तो देखो यहाँ पे थ्योरी भी लग रही है, क्योंकि प्योर मोनोपोली फर्म के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको पता भी होना चाहिए कि आपका ऑप्टिमम क्या कहां पे होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जहां पे एम आर इक्वल टू क्या एम सी है, तो ये कंडीशंस तो नॉलेज होना चाहिए। फिर कंडीशन के बाद मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कैसे डिराइव होती है वो भी पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका फिर क्वेश्चन जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। ओके जी सर, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ पेपर के अंदर, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सेट जो है वो क्या है इनकरेक्ट है, टू शो द इंटर रिलेशनशिप अमंग द प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट आपको बता रखे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट जो है 0 बता रखा है, लेस देन 1 बता रखा है, इक्वल टू 1 और मोर देन 1 बता रखा है, ठीक है। इधर आपको बता रखे हैं क्या, इधर आपको दे रखा है क्या चेंज इन प्राइस और एक चेंज इन टीआर, टोटल रेवेन्यू। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो समझ जाना ये कौन से मेथड की बात हो रही है, ये बात हो रही है टोटल आउटले मेथड की, टोटल आउटले बोल दो, या इसी को बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है सर, ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में एल्फ्रेड मार्शल ने जो मेथड दिया था उसके अंदर उन्होंने ये कुछ इस तरीके का चार्ट बना के दिया था,
ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि इस मेथड के अंदर बेसिकली क्या, अगर मान लो अगर कभी ऐसा है कि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो वहां पे ईडी जो है वो लेस देन 1 होती है। तो बोलते हैं अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर प्राइस भी और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर क्या करें, मूव करें, तो वहां पे आपका जो इलास्टिसिटी और प्राइस है वो क्या होती है, लेस देन 1। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो यहां पे 3 ही निकलती है, या तो होता है ईडी ग्रेटर देन 1, या ईडी लेस देन 1, या होता है ईडी इक्वल टू 1। अब यहां पे देखो आप, ये आपको दे रखा है जीरो का होगा, सर जीरो तो होती नहीं है, तो ये तो वैसे ही आपका इग्नोर हो गया। आपको ये बताना है कि कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। लेस देन 1 क्या होता है, सर अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब दोनों के अंदर क्या कैसा रिलेशन हो, सर चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। ये देखो अगर मान लो प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। सर अगर इनवर्स होता है तो वहां पे जो ईडी है वो क्या होती है, मोर देन 1 होती है। तो ये जो हमारा क्या है, क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, इक्वल टू 1 क्या होता है, जब प्राइस के कम होने या प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए तो वहां पे ईडी इक्वल टू 1 होती है, तो ये तो करेक्ट है। और मोर देन 1 क्या होती है, जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो वहां पे ईडी जो है वो मोर देन 1 है। तो ये भी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2। बहुत सारे बच्चे ये जीरो वाला करके आएंगे, भाई जीरो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जीरो तो बेफालतू में दे दिया आपको। तो उसने ऊपर जो है वो क्या बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट। उसने क्या बोला, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है जो शो कर रहा है इंटर रिलेशनशिप अमंग द प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। तो कौन सा सेट इनकरेक्ट है जहां पे आपका वो जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है। तो एप्लीकेबल करके हमने देख लिया। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मैच दी आइटम आपको जो है वो करनी है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है 2015 के अंदर इस तरीके से। ये आपको दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपको दे रखा है नेम ऑफ द शेप ऑफ द रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल की जो है वो 3 तरह की शेप है। ये कौन सा रिटर्न टू स्केल होता है, डिमिनिशिंग होता है और इंक्रीजिंग होता है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखो ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोनेंट, सॉरी, इनमें एक्सपोनेंट जो होते हैं उनको हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और उनकी वैल्यू के बेस पर एक्सपोनेंट को आप ऐड करेंगे, उनकी वैल्यू के बेस पर आप डिसीजन देते हैं। अगर मान लो ये जो एक्सपोनेंट है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं क्या, अल्फा, और ये जो है ये क्या है, बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा इनका जो जोड़ है, मैंने यहां पे लिखा, अगर अल्फा प्लस बीटा इसका जोड़ 1 से ज्यादा आ गया तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा का जोड़ 1 से कम हो गया तो बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा का जोड़ 1 के बराबर आ गया तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, तो ये आपको दे रखा था। ये क्वेश्चन बेसिकली आया था और ये क्वेश्चन गलत है, इसके जो मैच है वो सही नहीं हो रहे हैं बस। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वो बता दिया कि इसका रूल जो है वो क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्शन फंक्शन आ जाए तो यहाँ पे हम ना कोब एंड डगलस, कोब एंड डगलस का रूल लगता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ऐड करके हम डिसाइड करते हैं, अगर दोनों एक्सपोनेंट का जो सम टोटल है वो 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग, कम आए तो डिमिनिशिंग और इक्वल आए तो कांस्टेंट। ओके, हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान से समझना, बोलता है इफ ए 100% स्केल एफिशिएंट प्लांट, एक 100% स्केल एफिशिएंट प्लांट था जिसका 92% टेक्निकल एफिशिएंसी है और 8.5% उसकी एलोकेटिव एफिशिएंसी है, तो उसकी आपको ओवरऑल एफिशिएंसी कंप्यूट करनी है। अब ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, ये हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी जो है उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए प्रोडक्ट। ये मल्टीप्लीकेशन होता है किस किस का, टेक्निकल का, स्केल का एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी का। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इन तीनों का जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपको तीनों दे रखी है, 100%, 92% और 88.5%, तीनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओके, हाँ जी, तो ये एक क्या है, ये बेसिकली कंडीशन होती है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी अगर प्रोडक्ट ऑफ द किस किस का, टेक्निकल का, स्केल का एंड द एलोकेटिव एफिशिएंसीज का। कर लोगे जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, 81.48 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ योर फर्म इज सेलिंग 1000 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। आपकी फर्म जो है वो बेच रही है 1000 यूनिट्स को वो बेच रही है और कितने पे, 10 के हिसाब से। तो टोटल रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10,000। 1000 यूनिट सेल की जा रही है 10 के हिसाब से, तो टोटल रेवेन्यू कितना मिला, 10,000। द फर्म टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, फर्म की जो टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कितनी है, 8,000। और जो इंप्लिसिट कॉस्ट है वो कितनी है, 1,000। इस इंप्लिसिट कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल
प्रॉफिट। अच्छा, बोलते हैं इन द अबव सिचुएशन, इन सिचुएशन विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो क्या है, ट्रू है। तो आपको बताना है, देखो पहले मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया, एक तो बात करें इकोनॉमिक प्रॉफिट का, फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट का, इकोनॉमिक प्रॉफिट का, तो पहले मैंने कंप्यूट ही कर लिया। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टीआर माइनस में टीसी, टीआर माइनस में टीसी। और टोटल कॉस्ट में जब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हैं तो वहां पे टोटल कॉस्ट के अंदर हम दोनों तरह की कॉस्ट को लेकर चलेंगे, हम वहां पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेकर चलेंगे और हम वहां पे इंप्लिसिट कॉस्ट भी लेकर चलेंगे। तो हमने ये जोड़ लिया, टीआर माइनस में टीसी, ये है जी मेरा क्या टीआर और ये है टीसी, दोनों को माइनस किया तो ये 1000 जो है वो मेरा आ गया क्या, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, अगला है फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला था टीआर माइनस में ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये मेरा टीआर था, ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ये 2000 आ गया। अब ये मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट है 1000 और जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो 2000, इसके बेस पर आपको बतानी है कुछ बातें। सबसे पहला, अकाउंटिंग प्रॉफिट 0 है तो बोलेंगे नहीं ये तो गलत है। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉफिट लेस है अकाउंटिंग प्रॉफिट से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट आया मेरा कितना 1000 और अकाउंटिंग प्रॉफिट मेरा जो है वो आया कितना 2000, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो क्या है, लेस है। आंसर क्या आएगा, बी। फिर बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट का लेना देना नहीं है, फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट 1000, ये भी सही है। तो अगर कभी ऐसा हो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा आंसर आ रहे हो तो जो सबसे पहला होता है उसको आप क्या बोलते हो, करेक्ट बोलते हो। हालांकि यहाँ पे बोल भी दिया, बोलता है आपकी फर्म का ये सब बता रखा है, इस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे ट्रू बताना है, तो आपका ये बी और डी दोनों ट्रू है, लेकिन आप आंसर करके आएंगे कौन सा, बी, जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है। ओके, हाँ जी सर। तो ये फॉर्मूला आपको मेरे को बताना था, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, टीआर माइनस में टीसी, और जब टीसी आप यहां पे लेते हैं, टीसी में दोनों तरह की कॉस्ट आएगी, एक्सप्लिसिट भी आएगी और आपकी इंप्लिसिट भी आएगी। और अकाउंटिंग प्रॉफिट में होता है टीआर माइनस में ईसी, ईसी बोलते ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक ही लाइन ध्यान रखना भाई, ये क्या है, इफ द इंप्लिसिट कॉस्ट इज 0, अगर कभी ऐसा हो गया कि आपकी जो इंप्लिसिट कॉस्ट है वो क्या आ गई 0 है, मतलब अगर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या आ गया आपका 0 है, तो वहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, इक्वल, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। और लास्ट बोलते हैं इन केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, अगर आपका एआर कर्व पे आपकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, एडी आपकी इक्वल टू 1 आ गई, तो एमआर वहां पे क्या होगा। अब देखो एमआर में और हमारे ईडी के अंदर एक रिलेशन बनता है, मैं यहां पे आपको बना के भी दिखाया, ये देखो, ये क्या आपका डिमांड कर्व, इसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, इसको एआर कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि डिमांड जो है, ये डिमांड कर्व जो है, हम डिमांड कर्व को ही बोलते हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू कर्व, और ये है मेरा एमआर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है क्या, अगर आपका ईडी जो इक्वल टू 1 होगा ना, तो वहां पे आपका एमआर जो है वो क्या होगा, 0। जब ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो एमआर पॉजिटिव होगा, और ईडी अगर लेस देन 1 होगा तो एमआर नेगेटिव होता है। तो मैंने लिखा यहां पे क्या, अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है तो एमआर वहां पे 0 होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 है एमआर पॉजिटिव होगा, एमआर ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब पॉजिटिव गलत बोल दिया मैंने, एमआर ग्रेटर देन 1 होगा, और ईडी अगर लेस देन 1 है तो एमआर जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अरे यार एक मिनट को, अगर ईडी इक्वल टू 1 है तो एमआर वहां पे क्या होगा, 0, एमआर क्या होगा, 0, अगर ईडी ये 1 है तो एमआर यहां पे क्या होगा, 0 होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 है तो एमआर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर ईडी लेस देन 1 तो एमआर जो है वो लेस देन 0 होगा, तो 0 से क्या होगा, कम होगा। ये आपकी कंडीशन होती है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं इन केस तो इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज इक्वल टू यूनिटी, अगर ईडी जो है वो किसके बराबर है, 1 के, तो एमआर वहां पे क्या होगा, तो एमआर वहां पे क्या होगा जी, इक्वल टू 0, अगर ईडी जो है वो इक्वल टू क्या है, 1 है, तो एमआर वहां पे क्या होगा, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0। ओके, हाँ जी, लो जी, ये है जी हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक तो कि डेरिवेशन जो है वो कैसे करते हैं, तो आपको डेरिवेशन जो है वो करना आना चाहिए, अगर डेरिवेशन आता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि डेरिवेशन ये 2 आपकी प्रॉपर्टी है, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, अगर मान लो कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर को जो है वो कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर 1 से जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको मैंने करके बता दिया, इस तरीके से आप इसको जो है वो करते हैं, कर लोगे, बोलो हाँ जी सर, ओके है जी सर। चलो ये हो गया जी आपके मेन क्वेश्चन। अब इसके बाद अब मैं पूरी इकोनॉमिक्स के लगभग 43 क्वेश्चन हैं, तो वो मैं डिस्कस करूंगा, तो एक बार ये समझिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर कैसा लगा, अगर कोई बेनिफिट मिला है आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।